तो सजा दिलाने चाहते हैं उनको। उसके घर पहुंचा, घर पे भी नहीं मिली सर वो। उसके बाद में हॉस्पिटल पहुंचा था, हॉस्पिटल में टेबल पर डली मिली थी सर। बताती थी सारे लोग परेशान करते हैं मेरे को। बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। राक्षसों ने नोच डाला। बेटियों की शादी ही मत करो भाई, अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो। तो उधर भटक रही, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। जी भर जीने की हसरत थी वरना कम उम्र में भला कौन मरता है। फंदे कस दिए गए गर्दनों पर दहेज के वरना खुशी से खुदकुशी कौन करता है। बेटियों के दर्द पर आज मैं रोने नहीं आई हूं, बल्कि सवाल करने आई हूं। वो सवाल जो बेटियों की चिताओं से उठती लपटें पूछते हैं, वो सवाल जिन्हें सुलगती हुई राख के नीचे दबा देने की कोशिशें होती रही हैं, वो सवाल जिन्हें पलक, दीपिका और ट्विशा की गर्दन पर फंदा बनाकर कस दिया गया कि आखिर कब तक बेटियां लाल जोड़े में विदा होंगी और कफन ओढ़कर वापस लौटेंगी। कब तक घर से बेटियों की डोली निकलेगी और ससुराल से वो अर्थी पर आएंगी। लिखने वाले कांप रहे हैं, सुनने वाले रो रहे हैं। मौत का ऐसा मंजर कि यमराज भी आज बिलख उठे हैं। जिन हाथों से मेहंदी का रंग भी अभी तक नहीं उतरा था, वो हाथ अर्थियों की आग में जल गए हैं। खिलखिलाते हुए इन चेहरों को देखिए, जिन्हें दहेज के दानवों ने यादों का एल्बम बना दिया है। किस तस्वीर पर रोया जाए, किसका दुख सुनाया जाए और किसका गम मनाया जाए। ग्वालियर से लेकर भोपाल और नोएडा तक सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं, लेकिन जुल्म एक है। बेटियों को दहेज की भट्टियों में जिंदा जला दिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 साल की पलक रजक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, लेकिन यह चेहरा अब कभी नहीं हंसेगा, अब कभी यह बातें नहीं करेगा। पलक अब कोई रील नहीं बनाएगी, वो अब कभी अपना दर्द भी नहीं सुनाएगी, क्योंकि दहेज के दरिंदों ने पलक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। डिमांड थी, गाड़ी की थी, पहले तो कोई डिमांड नहीं थी। जो हमने शादी करी थी तो उनकी कोई डिमांड नहीं थी। शादी अच्छी कर दी तो अच्छी, हमने 2 लाख की गाड़ी दी थी उनको। गाड़ी के बाद 3 लाख को फर्नीचर दिया था हमने और 2.5 लाख कैश दी थी। और सामान सट्टा था तो 12 था और 10 तोला हमने सोना दिया था उन लोगों को, आधी किलो चांदी दी थी। तो लड़की को अच्छे नहीं रख रहे तो क्या कर सकते हैं। और ब्रेजा गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी मांग कर रहे हैं वे तो, लेकिन ऐसा नहीं करना था। लड़की परेशान कर रहे थे तो मेरे घर पे छोड़ जाते। क्यों मारी थी लड़की। ग्वालियर के सुरैयापारा में रहने वाली पलक रजक की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ससुराल वाले इसे आत्महत्या बताते हैं, जबकि पलक के परिवार वालों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। थाना मुरार का मामला है। इसमें ये नवविवाहिता मर्ग है। ये 12 मई को ये घटना हुई थी। इसमें ये सामने आया है कि ये जो लड़की है वो गोलेगबंद क्षेत्र की रहने वाली थी। इसकी ससुराल सुरैयापुरा जो मुरार थाने पड़ता है, वहाँ इसकी ससुराल थी। ये इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी एक्टिव रहती थी। अभी जो मर्ग जांच की गई है CSP मुरार द्वारा, उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि इसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, ब्रेजा गाड़ी की मांग करते थे और अन्य पारिवारिक कलह भी था। अभी PM रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे PM प्राप्त होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। पलक मरना नहीं चाहती थी, वो जीने की तमाम खुशियों को अपने माथे पर सजाए घूम रही थी। और यही वजह थी कि मौत से सिर्फ 30 मिनट पहले
पलक ने अपने भाई प्रिंस को फोन किया और जान बचाने की गुहार लगाई थी। पलक का आखिरी कॉल, भाई बचा लो। पलक ने भाई को फोन करके कहा कि भैया मुझे यहां से ले जाओ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अफसोस, पलक का भाई जब तक अस्पताल पहुंचता तो उसे पलक नहीं, स्ट्रेचर पर अपनी बहन की लाश मिली। दहेज के इस कुएं में झांक कर देखिए, प्रताड़ना के लाखों सवाल उलझे हुए हैं। फलक पर उड़ने वाली पलक परेशानियों के उस समंदर में फंस गई थी जहां तानों की तला तुमने उसे उभरने नहीं दिया। पलक के परिवार ने अपनी बेटी के लिए जिसे खुशियों का आंगन समझा था, असल में ग्वालियर का वो ससुराल पलक के लिए कब्रिस्तान बन गया। शहर दर शहर दहेज के कितने राक्षस। पलक के परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि पलक ने आत्महत्या कर ली। पलक के परिवार वालों ने पलक की हत्या के पीछे सास और पति के ताने बताए, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि पलक कमरे में थी और दरवाजा बंद था। पलक के परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद उनकी बेटी को फांसी पर लटकाया गया, तो ससुराल वालों का कहना है कि पलक पंखे से लटकी थी। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि ससुराल पक्ष कहता है जांच में सब साफ हो जाएगा। पलक के परिजनों का कहना है कि वो 3 दिन से भूखी थी, तो ससुराल वाले कहते हैं कि पलक ने खाना खाया था। शायद ये दुनिया की एक खबर भर हो, दुनिया के लिए एक खबर भर हो, लेकिन एक खिलखिलाती हुई जिंदगी के खामोश होने की ये वो कहानी है जिसकी कसक मां के दुलार और पिता के प्यार में हमेशा जगह तलाशती रहेगी। इस दर्द को मैंने शब्दों में पिरो तो दिया, लेकिन इस तकलीफ की तफसील को मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये पीड़ा एक लड़की की, ये दर्द है एक लड़की का, और ये घुटन है उस लड़की की जिसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। एक पिता ने अपने जीवन भर की कमाई बेटी की खुशी के नाम कर दी। एक मां ने अपने कंगन बेटी के हाथ में पहना दिए, लेकिन अफसोस, दहेज के दरिंदों का दिल इससे भरा नहीं था। वो दहेज के नाम पर और भीख चाहते थे। पलक के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ब्रेजा कार, गोल्ड की चेन मांग कर रहे थे, बाइक की मांग कर रहे थे। 21 साल की पलक, जी हां, महज 21 साल की पलक, जो दुनिया के दुनियादारियों से वाकिफ नहीं थी, जिसने अभी जिंदगी को जीना ही शुरू किया था, जिसने अभी जिंदगी के ख्वाब देखने ही शुरू किए थे, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। मौत से 2 दिन पहले, यानी कि 10 मई को पलक ने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द भी बयां किया, और इस रील में पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूअस क्राइंग और डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल पलक ने किया था। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये पलक की वो पीड़ा है जिसके साथ वो घुट घुट कर जी रही थी। अब इन्हीं शब्दों को जोड़कर पुलिस ने अपनी जांच की कड़ी बना ली है। 25 अप्रैल 2026, जब पलक की शादी का 1 साल पूरा हुआ, उसने 24 अप्रैल की रात 12 बजे अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर एक रील को पोस्ट किया, और उसके बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा था, मैं यहां भी गई, मैं वहां भी गई। इस रील पर उसने जो कैप्शन दिया था, वो कैप्शन पता है क्या था? सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैंने सब में वीआईपी एंट्री ले ली है। इससे ज्यादा और क्या सुनेंगे आप, और क्या सुनाया जाए, क्या दिखाया जाए और क्या बताया जाए? समाज की सड़ चुकी सोच के अहाते में फंसी मुल्क की 2 और बेटियों को जालिमों ने मौत की मचान से फेंक दिया है। एक तरफ 24 साल की दीपिका नागर है,
तो दूसरी तरफ 31 साल की ट्विशा शर्मा। दो अलग जिंदगी, दो अलग ख्वाब, लेकिन दोनों की दर्दनाक मौत का एक ही गुनहगार, इस समाज का अंतहीन घिनौना लालच, दहेज के दानव। 11 दिसंबर 2024 को दीपिका नागर की शादी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले ऋतिक से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। दीपिका के पिता ने अपनी जिंदगी की पाई पाई दामाद के पैरों में उड़ेल दी थी। 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए, 11 लाख रुपए अलग से कैश दे दिए और टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो गाड़ी दी। एक बाप को लगा कि उसने अपनी बेटी की खुशियों का महल खरीद लिया है, लेकिन वो भी असल में दीपिका के लिए शमशान था, जहां पर सिर्फ अंधेरा था। जली चिताओं की राख थी और दीपिका के ससुराल वालों की भूख शमशान की आग जैसी थी, जो कभी ना बुझने वाली थी। आरोप यह है कि दीपिका के ससुराल वाले दीपिका पर लगातार और दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। दीपिका के ससुराल वाले फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दीपिका के परिवार वालों का कहना है कि ससुराल वाले दीपिका को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे, जिससे दीपिका तनाव में रहने लगी थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि जलपुरा में एक महिला की डेथ हो गई है और बताया गया था कि ये छत से गिरी है और उसकी डेथ हुई है। पुलिस तत्काल पहुंच करके और जो डेड बॉडी थी उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराया गया और इसी क्रम में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का अभियोग तत्काल पंजीकृत कर लिया था और पोस्टमार्टम हो गया है और उसके बाद इसमें जो भी उसमें तथ्य हैं उसके आधार पर विवेचक के द्वारा डॉक्टर से बयान लेकर और जो भी उसमें चीज़ें हैं उसके आधार पर विवेचना में उसको समाहित करते हुए विवेचना को आगे प्रोसीड किया जाएगा और साक्ष्य संकलन और भी जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस सब एकत्र किए गए हैं। आगे भी ये कार्रवाई चल रही है। देखो, सरकार से तो यही अपील है कि कठोर से कठोर जो भी सजा हो उनके लिए, ऐसे भक्षकों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे इन्हें छोड़ोगे तो आगे आज दीपिका की वो हुई है, कल कोई और दीपिका पैदा हो जाएगी जो कि उसके लिए बहुत ही आगे ये बढ़ते ही रहेंगे। ऐसे भक्षकों को मिटा देना चाहिए और जरूर मिटा देना चाहिए। वो एक भूमाफिया भी है, एक राजनीति से भी प्रेरित है और दबंग टाइप का, वो हमको बहुत बाद में पता लगी, हम उस टाइप के आदमी नहीं है। दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसके देह पर जुल्म की रुदाद लिखी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा है कि उसके शरीर पर 10 गंभीर बाहरी और अंदरूनी चोटों के निशान मिले। दाहिने चेहरे पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी गंभीर चोट, जबकि बाएं हाथ की कोहनी और कलाई पर चोट के निशान मिले। बाएं कान से खून निकलने की पुष्टि हुई। इसके अलावा दाहिनी जांघ पर करीब 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा नीला निशान मिला। दीपिका की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर पर किए गए अत्याचार की वो दास्तां है जिसे सुनकर शैतान भी शर्मिंदा है, हैवान शर्मिंदा है, लेकिन अफसोस मर चुके समाज की सोच इस पर शर्मिंदा नहीं होती। दहेज के दानवों की भूख की आग दीपिका की मौत को शांति नहीं मिल पाई। भोपाल में दहकती दहेज की आग में ट्विशा नाम की बेटी को भी जला दिया गया। बेटियां सुरक्षा की बुलंद दीवारों के दरमियान भी सुरक्षित नहीं। आप जरा सोचिए, इंसाफ को तराजू पर रखने वाली रिटायर्ड जज के घर से मुल्क की एक बेटी की गर्दन पर दहेज का फंदा कस दिया गया। सोच के दायरों को सन्न करती ट्विशा की शांत देह मुर्दा हो चुके समाज से अपने मर जाने का सबब पूछ रही है। एक रोते हुए पिता की दास्तान सुने दुनिया, एक बिलखते हुए पिता का दर्द महसूस करे दुनिया, जिसने अपनी दुनिया को खुशहाली के आंगन में रखा था और उसी आंगन से ट्विशा की अर्थी उठी थी। दिसंबर 2025 में ट्विशा की शादी भोपाल की रिटायर्ड जिला जज
गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह से हुई। सास जज, पति वकील। लगा कि कानून के सबसे ऊंचे और सुरक्षित साए में एक बाप अपनी बेटी को भेज रहा है, लेकिन उस बड़ी हवेली के बंद कमरों में जो नरक चल रहा था उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। ट्विशा की आखिरी चैट्स उस पर हुए जुल्म की कहानी को बयां करती है। ट्विशा ने अपनी मां को भेजे मैसेजेस में लिखा है कि मैं बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। इतना ही नहीं, ट्विशा ने अपनी मां से उसे वहां से ले जाने की गुहार भी लगाई। उसने लिखा कि मुझे यहां से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। और चैट में ट्विशा ने एक जगह अपनी मां को लिखा है कि मेरा जीवन नरक हो चुका है, ये लोग बहुत निर्दयी हैं, समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता। ट्विशा की ये चैट बताती है कि उस पर ससुराल वाले किस हद तक जुल्म करते थे, किस हद तक ट्विशा को परेशान किया जाता था। ट्विशा का आखिरी इंस्टाग्राम चैट पढ़कर किसी को भी रोना आया। फंदे पर झूलने से कुछ दिन पहले ट्विशा ने अपनी सहेली मीनाक्षी से इंस्टाग्राम चैट में अपने दर्द, अपनी बेबसी की दास्तां को बयान किया था। वो लिखती है, मैं फंस गई हूं यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। वहीं ट्विशा की चैट पढ़कर चिंतित मीनाक्षी ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ट्विशा शर्मा मौत मामले में एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जहां शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ट्विशा की मौत फंदे पर लटकने से हुई और मरने से पहले उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें और नीले निशान के घाव थे। और ट्विशा की मौत और उस पर आई खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर एंटीमार्टम इंजरी मिली, ट्विशा के हाथ कान पर नीले निशान मिले। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से एक हफ्ते पहले अबॉर्शन का खुलासा हुआ। ट्विशा के परिजनों के मुताबिक ट्विशा की मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन करवाया गया। ट्विशा के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि रिपोर्ट और मौके की परिस्थितियों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है और इसी वजह से उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम यानी कि PM2 की मांग की, जिसे इनकार कर दिया गया है। इंसाफ की उम्मीद में जमीन की तरफ झांकता आसमान पूछ रहा है कि आखिर कब तक इस तरह से बेटियों को जमीन से आसमानों की तरफ फेंका जाता रहेगा। आखिर मरी हुई इंसानियत के मुर्दा घरों में रहने वाले कब अपनी आंखें खोल पाएंगे? और आखिर हम क्यों भूल जाते हैं कि बेटियों के बगैर ये धरती शमशान है? हम क्यों भूल जाते हैं कि हर रिश्ते को निभाने वाली बेटी अगर नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। बेटियों के बिना धरती नहीं होगी, आसमान नहीं होगा। हम ये सोचते क्यों नहीं? अगर बेटियां नहीं होंगी तो दुनिया कैसी होगी? तुम किस मां के आंचल में सिर छुपाओगे? तुम किसको ईदी दोगे? किससे सिवैयां पकवाओगे? और तुम किस बहन से राखी बंधोगे?